नमस्ते दोस्तों, और राजवंश सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने हर्यक वंश के अंत की कहानी पर बात खत्म की थी। याद है कैसे एक अयोग्य शासक नागदशक के हाथों सब कुछ बिखर गया, लेकिन तभी सत्ता पर कब्जा किया उनके ही एक काबिल अमात्य यानी मंत्री शिशुनाग ने। और आज हम उसी मंत्री के बनाए राजवंश की कहानी में उतरेंगे। वो राजवंश जिसने मगध को उत्तर भारत की इकलौती अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिशुनाग वंश की। तो सोचिए जरा, मगध के इतिहास में ये कितना बड़ा, कितना ड्रामेटिक टर्न था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि लोगों ने खुद एक निकम्मे राजा को हटाकर उसके ही एक लायक मंत्री को गद्दी सौंप दी। ये घटना एक बहुत बड़ी बात साबित करती है कि अब मगध में राज करने के लिए खून नहीं, काबिलियत देखी जाने लगी थी। मेरिट वॉज फाइनली डिफीटिंग लीनियज। तो आज हम शिशुनाग वंश के पूरे सफर को देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि भाई एक मंत्री राजा बना कैसे, फिर उसने मगध के सबसे बड़े दुश्मन को कैसे धूल चटाई, इस वंश का बौद्ध धर्म के इतिहास में क्या रोल था, और आखिर में ये साम्राज्य खत्म कैसे हो गया। चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस क्रांति से जिसने मगध के राजतंत्र की नींव को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया। तो ये जो शिशुनाग वंश था, इसने मगध पर करीब करीब 412 बीसीई से 345 बीसीई तक राज किया। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी नींव रखी थी मंत्री शिशुनाग ने। और देखिए इस डायनेस्टी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था। इन्होंने मगध को इतना फैलाया, इतना बड़ा बनाया कि एक परमानेंट विशाल साम्राज्य की नींव पक्की हो गई। अब बात करते हैं इस वंश के संस्थापक शिशुनाग की सबसे बड़ी और यकीनन सबसे ऐतिहासिक अचीवमेंट की, और वो थी अवंती महाजनपद पर जीत। ये कोई मामूली जीत नहीं थी दोस्तों, इस एक जीत ने सचमुच उत्तर भारत का नक्शा ही बदल के रख दिया था। और इस जीत का इम्पोर्टेंस समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मगध और अवंती की ये दुश्मनी कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। अरे ये तो 100 साल पुरानी राइवलरी थी। सोचिए, एक सदी से ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा खतरा मान रही थी। इट वॉज अ क्लैश ऑफ टाइटन्स। यहाँ देखिए, एक तरफ था ईस्ट का पावर हाउस मगध, जिसकी असली ताकत थी उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और रिसोर्सेज, और दूसरी तरफ था वेस्ट का पावर हाउस अवंती, जो अपने लोहे के उत्पादन और ट्रेड रूट्स के लिए मशहूर था। ये दो जायंट्स थे, और शिशुनाग ने इसी शक्तिशाली अवंती को हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के जो नतीजे हुए वो बहुत जबरदस्त थे। जैसे ही अवंती हारा, मगध नॉर्थ इंडिया की अकेली एक लौती सुपर पावर बन गया। नो कॉम्पिटिशन लेफ्ट। मगध की सीमाएं अब वेस्टर्न इंडिया तक जा पहुंची थीं, और वो जो 100 साल पुरानी दुश्मनी थी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसने एक अखिल भारतीय साम्राज्य, एक पैन इंडियन एम्पायर की नींव को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। शिशुनाग के बाद गद्दी पर आए उनके बेटे काला शोक। अब देखिए, इनके राज में कोई बहुत बड़ी मिलिट्री विक्ट्री तो नहीं हुई, लेकिन एक ऐसी धार्मिक घटना हुई, एक ऐसा रिलीजियस टर्निंग पॉइंट आया जिसका असर हम आज भी महसूस कर सकते हैं। तो काल शोक ने सबसे पहले तो राजधानी को वापस पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया, जिससे मगध की एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी और मजबूत हुई। पर जैसा मैंने कहा, उनके शासन की सबसे जरूरी घटना थी 383 बीसीई में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन। तो सवाल ये है कि ये संगीति बुलाई ही क्यों गई थी। देखिए, इसका मेन मकसद था बौद्ध संघ में चल रहे कुछ डिस्प्यूट्स को सुलझाना। मसला था मठ के अनुशासन यानी विनय के नियमों को लेकर। कुछ भिक्षु चाहते थे कि नियमों में थोड़ी ढील दी जाए, उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, जबकि कुछ और थे जो पुराने एकदम कड़े नियमों पर ही अड़े रहना चाहते थे। और जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? बौद्ध संघ का पहला बड़ा बंटवारा, द फर्स्ट मेजर स्किज्म। एक ग्रुप बना स्थाविरवाद, मतलब बुजुर्गों का रास्ता, ये लोग ट्रेडिशनल थे, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स के फेवर में। और दूसरा ग्रुप बना महासांघिक, यानी महान समुदाय, जो नियमों में थोड़ी नरमी चाहते थे, अ बिट मोर प्रोग्रेसिव। यकीन मानिए, ये बौद्ध धर्म के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, अवंती को जीतने के बाद शिशुनाग वंश के पास अब एक बहुत बड़ा साम्राज्य था,
और जाहिर है इतने बड़े इलाके को कंट्रोल करने के लिए एक रॉक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन की तो जरूरत पड़नी ही थी। और मगध की ताकत के जो पिलर थे वो लगभग वही रहे जो हर्यक वंश के टाइम से चले आ रहे थे। मतलब एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी, लड़ाई में हाथियों का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल और हाँ, ढेर सारे लोहे के हथियार। इन्हीं सब के दम पर शिशुनाग रूलर्स अपने इतने बड़े साम्राज्य को संभाले हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, हर उदय का अस्त होता है। हर शक्तिशाली वंश की तरह शिशुनाग वंश का भी अंत हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इनके पतन की वजह कोई बाहरी हमला नहीं था, बल्कि घर की ही कमजोरी थी। कहानी कुछ यूं है। कालशों की मौत के बाद उनके 10 बेटों ने मिलकर राज करने का फैसला किया। सोचिए, 10 बेटे एक साथ, अब एक सिंहासन और 10 दावेदार, तो इंस्टेबिलिटी तो होनी ही थी, राइट? ये जॉइंट रूल वाला सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चल पाया और इसी आपसी फूट ने, इसी घर की लड़ाई ने शिशुनाग वंश के अंत की कहानी लिख दी। और जैसे ही सेंट्रल पावर कमजोर पड़ी, एक नया और भी ज्यादा एम्बिशियस चेहरा सामने आया। एक ऐसा शख्स जिसने शिशुनाग वंश का नामो निशान मिटा दिया और मगध में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत की, और वो था नंद वंश। और यहीं से कुछ दिलचस्प सवाल खड़े होते हैं। क्या आप जानते हैं कि मगध का पहला नॉन क्षत्रिय शासक कौन था? वो कौन था जिसने सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया? कौन था वो राजा जिसने खुद को सर्व क्षत्रांतक का टाइटल दिया, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला? व्हाट अ क्लेम! और हाँ, इतिहास के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक माइंड चाणक्य ने किस नंद शासक को गद्दी से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी? इन सभी और ऐसे ही कई और सवालों के जवाब मिलेंगे आपको राजवंश के अगले एपिसोड में, जहां हम नंद वंश की कहानी में गहराई से उतरेंगे। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास को इस तरह से समझना चाहते हैं, तो स्टडी टू स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में।